हाँ जी, तो नेक्स्ट थ्योरम देखो 2.15, वो क्या है, इन वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ बेसिस। तो इसका ये नेमिंग थ्योरम है, नाम भी है इसका। इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ V इज़ फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस देन एनी टू बेसिस ऑफ V हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये हमने एज अ स्टेटमेंट भी पढ़ा था पीछे कि अगर कोई V फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है तो मैं इसकी कोई भी दो बेसिस लेके आ सकूं, क्योंकि अगर कोई वेक्टर स्पेस होता है तो उसकी बेसिस मोर देन वन एग्जिस्ट कर सकती है ना। लेकिन जितनी भी बेसिस होंगी उन सब के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, फिक्स होंगे। तो वही इसी थ्योरम का यही प्रूफ है कि अगर आपने V एक फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस लिया है देन एनी टू बेसिस ऑफ V हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कि अगर मैं किसी V वेक्टर स्पेस की जो कि फाइनाइटली जनरेटेड है उसकी कोई भी दो बेसिस उठाऊंगी तो उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। तो इसका जो प्रूफ है वो बिल्कुल सिमिलर है जो हमने अभी कल थ्योरम करी थी 2.13। ठीक है, जैसे इसका प्रूफ था बिल्कुल सेम तरीके से इसका प्रूफ होना है। तो इसमें देखो करना क्या है, मुझे मैंने दो बेसिस ले लिए हैं इस वेक्टर स्पेस V की। एक मैंने S बेसिस ली है जिसमें एलिमेंट्स हैं V1 V2 Vn, n एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, और एक मैंने एक और बेसिस ली है S डैश जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं कुछ W1 W2 Wm। इसके अंदर गिनती में कितने एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर गिनती में n एलिमेंट्स हैं। मुझे क्या शो करना है कि n किसके इक्वल है, m के। ठीक है, तो अब मैं उल्टा मान के चलती हूँ। मैंने मान लिया कि मान लो ये जो n है वो m के इक्वल नहीं है, मतलब जो s के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो s डैश के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल नहीं है। अब अगर कोई दो नंबर इक्वल नहीं होंगे तो उसका मतलब क्या, या तो ये इससे बड़ा होगा या ये इससे बड़ा होगा। तो पहला केस मैंने क्या मान लिया, वी सपोज दैट कि n मान लो m से ग्रेटर है। n ग्रेटर देन m का मतलब क्या है कि जो s है हमारा, s बेसिस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने क्या मान लिए हैं, s डैश बेसिस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से ज्यादा मान लिए, n ग्रेटर देन m। अब देखिए n पे कंडीशन लगाइए, n इज ग्रेटर देन m माना है। अब देखो नाउ vi बिलोंग्स टू v, ये जो vi है vi v1 v2 vn, वेयर i कहाँ से रन कर रहा है 1 से लेकर के n तक, ये एलिमेंट्स हैं तो किसके, v के ही एलिमेंट्स है ना। तो नाउ vi बिलोंग्स टू v वेयर 1 इज लेस देन इक्वल टू i इज लेस देन इक्वल टू 1 है ना। i आपको कहाँ से रन कर रहा है 1 से लेकर के n तक। एंड s डैश क्या है, बेसिस ऑफ v है ना। अब देखो उसने करना क्या है, बेसिकली v1 v2 vn ये एलिमेंट्स तो है ही ना v के। ठीक है, और s डैश को क्या बोल रहा है, बेसिस ऑफ v। हालांकि दोनों बेसिस हैं बट वो कर क्या रहा है, पहले इसको एज अ बेसिस ट्रीट कर रहा है कि मान लो ये वाली बेसिस उठा रहा है, s डैश बेसिस उठा रहा है और एलिमेंट्स क्या उठा रहा है, ये वाले v1 v2 vn। तो अगर ये बेसिस है v की तो ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं v1 v2 vn, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो v को बिलोंग कर ही रहे हैं, तो क्या वो s डैश के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखे जाएंगे, ऑब्वियसली लिखे जाएंगे, क्योंकि s डैश क्या उठाई है मैंने, बेसिस ऑफ v उठाई है। तो वो क्या बोल रहा है कि ये जो vi एलिमेंट्स हैं वेयर i कहाँ से रन कर रहा है 1 से लेकर के n तक, और s डैश है बेसिस ऑफ v वेयर s डैश में एलिमेंट्स क्या आते हैं हमारे w1 w2 एंड wm। तो हमारा जो पहला एलिमेंट है v1 वो भी इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो v1 इज इक्वल टू, मेरे को स्केलर कैसे मिलेंगे, देखो 1 सफिक्स फिक्स कर लेना। तो v1 इज इक्वल टू a11 w1 प्लस a12 w2 प्लस अप टू सो ऑन a1m wm। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट v2 कैसे लिखा जाएगा, v2 के लिए स्केलर्स क्या मिलेंगे, a21 a22 a2m, सच दैट v2 भी किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, w1 w2 wm। कैसे लिखा जाएगा, v2 इज इक्वल टू a21 w1 प्लस a22 w2 प्लस अप टू सो ऑन a2m wm एंड सो ऑन। लास्टली किसको लिखूंगी, vn को इसी तरीके से। तो vn के लिए मुझे क्या मिलेंगे स्केलर्स, कुछ an1 an2 एंड anm, सच दैट vn कैसे लिखा जाएगा, an1 w1 प्लस an2 w2 प्लस अप टू सो ऑन anm wm, वेयर aij जितने भी हैं स्केलर्स वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, फील्ड से। फिर उसके बाद जैसे कल हमने सिस्टम ऑफ m इक्वेशन करा था है ना, उसमें n+1 इक्वेशन था आई गेस है ना। यहाँ पर m इक्वेशंस की मैं क्या करूंगी, एक सिस्टम एग्जिस्ट करवाऊंगी। ठीक है, इन n अननोन्स। तो आपको अननोन्स कितने लेने हैं, n मतलब x1 x2 xn कुछ अननोन्स लूंगी फील्ड f में से, सच दैट उसकी इन n अननोन्स की हेल्प से मैं क्या बनाऊंगी, m इक्वेशंस। और वो m इक्वेशंस कैसे बनेंगी, इस तरीके से। पहला क्या मिलेगी इक्वेशन, a11 x1 प्लस a21 x2 प्लस अप टू सो ऑन an1 x1 इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन। ऐसी नेक्स्ट इक्वेशन क्या मिलेगी, a12 x1 प्लस a22 x2 प्लस an2 xn इक्वल टू 0। चलते जाओगे, लास्टली क्या मिलेगी, a1m x1 प्लस a2m x2
प्लस अप टू सो ऑन ANM xn इक्वल टू 0। वे जो स्केलर्स हैं वो सारे फील्ड में, तो ये पूरा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है मैंने किसके बनाया, फील्ड के एलिमेंट से बनाया। ठीक है, अब फिर से नोटिस करेंगे तो ये वेरिएबल्स कितने हैं, x1 x2 xn है ना, n वेरिएबल्स है और इक्वेशंस कितनी है, देखो 1 2 चलते जाओगे, कितनी इक्वेशन में पहुंचोगे, m इक्वेशंस है। और आपने क्या बोला है, n इज ग्रेटर देन m, n ग्रेटर देन है m से, मतलब m लेस देन n, मतलब कि जो इक्वेशंस है आपकी वो वेरिएबल से क्या है, लेस है। तो ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जब इक्वेशंस क्या हो, लेस हो वेरिएबल से, उसके क्या एग्जिस्ट करता है, नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो इस पूरे सिस्टम का मुझे क्या मिलेगा, नॉन जीरो सॉल्यूशन मिलेगा, जिसको मैं क्या मान लूंगी, α1 α2 एंड αn। ठीक है, उसके बाद ये जो α1 α2 αn वैल्यूज किसकी है, x1 x2 xn की वो पुट कर दो, तुम्हारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन किसमें रिड्यूस हो जाएगा, a11 α1 प्लस a21 α2 प्लस अप टू सो ऑन an1 α1 n इक्वल टू 0। ऐसे नेक्स्ट इक्वेशन में भी है ना, बिल्कुल कल जैसा क्वेश्चन है सेम। यहाँ पे पहुंचने के बाद अब सारी इक्वेशन को ऐड कर देंगे लेफ्ट और राइट, तो आपको लेफ्ट साइड क्या मिलेगी, सॉरी इस स्टेप पे पहुंचने के बाद आपको क्या करना था, वेरिएबल से मल्टीप्लाई। ये m इक्वेशंस है ना, तो आपके m वेरिएबल्स कौन से थे आपके, w1 w2 wn, इससे मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट इक्वेशन को पूरे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, w1 से, सेकंड को किससे करेंगे, w2 से, एंड सो ऑन लास्ट वाली इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, wn से। तो आपको क्या मिल जाएगा सिस्टम, a11 α1 w1 प्लस a21 α2 w1 प्लस अप टू सो ऑन an1 αn w1 इक्वल टू 0। ऐसी नेक्स्ट इक्वेशन क्या मिलेगी, a12 α1 w2 प्लस a22 α2 w2 प्लस अप टू सो ऑन an2 αn w2 इक्वल टू 0। ऐसी लास्ट इक्वेशन, फिर इनको ऐड कर देंगे लेफ्ट और राइट को। ऐड करने के बाद जब ऐड करेंगे तो इसमें ऐसे कॉरस्पॉन्डिंगली ऐड करेंगे, तो आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या मिलेगी, a11 मतलब फर्स्ट कॉम्पोनेंट क्या मिलेगा, α1 तो कॉमन आ जाएगा, a11 w1 प्लस a12 w2 प्लस अप टू सो ऑन a1m wn। ऐसे ही करते जाएंगे सब में, लास्ट क्या मिलेगा, इसमें αn कॉमन आएगा, अंदर an1 w1 प्लस an2 w2 प्लस anm wn। फिर ये क्या है आपका, ये v1 है। ठीक है, तो ये क्या बना, α1 v1 प्लस ऐसी अगली टर्म क्या आएगी, α2 v2 प्लस अप टू सोन लास्ट टर्म क्या आएगी, αn, और ये क्या आपका vn इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये आपको क्या मिलेगा, फाइनली v1 v2 vn का लीनियर कॉम्बिनेशन है इक्वल टू 0, वेयर α1 α2 αn सारे क्या थे, नॉट ऑल 0 थे पिछली टर्म से। तो ये क्या मिला है आपको, v1 v2 vn का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल मिल गया है, वे जो स्केलर्स हैं वो सभी 0 नहीं है। तो मतलब v1 v2 vn कैसा बन गया, LD सेट बन गया यहाँ से तो। ठीक है, बट क्योंकि v1 v2 vn तो शुरू से मैं क्या लेके चल रही हूँ, s एक बेसिस है v की, और अगर बेसिस है तो बेसिस में तो क्या होते हैं, जो वेक्टर्स होते हैं वो सारे li होना जरूरी होते हैं। तो हमें क्या मिल गया, कॉन्ट्रडिक्शन मिल गई है। ठीक है, तो यहाँ से तो ये बोल रहा है कि LD, और वैसे क्योंकि v1 v2 vn क्या है, एक बेसिस है, तो वो होने चाहिए li होने चाहिए, मतलब सारे स्केलर्स को क्या होना चाहिए, 0। तो कॉन्ट्रडिक्शन मिल गई है, मतलब जो मैं केस लेके चल रही हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स s में ज्यादा है किससे, s डैश वाली बेसिस से, वो केस क्या हो गया मेरा, निगलेक्ट, मतलब गलत हो गया। तो सिमिलरली तरीका, अब दूसरा तरीका क्या लेके चलेंगे, अब मान लो आपकी m ग्रेटर देन n है, m ग्रेटर देन n के लिए आप सिमिलर केस करके चलेंगे तो आपको वापस से कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाएगी। हेंस ना तो m n से बड़ा है ना ही n m से बड़ा है, तो फिर क्या पॉसिबिलिटी बचती है कि n किसके इक्वल होना चाहिए, m के। यही थ्योरम का प्रूफ भी है, मतलब यही हमारी स्टेटमेंट भी थी कि अगर कोई v फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है तो आप कोई भी दो बेसिस ले लेंगे तो उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या रहेंगे, सेम। तो ये बिल्कुल 2.13 जैसा प्रूफ है, बड़ा सेम तरीके से इसको कर लेगा। नेक्स्ट देखो, डेफिनेशन है पहले, मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ये क्या बोल रहा है, मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट से क्या मतलब है इसका, कि लेट S बी अ सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस V। तो एक V वेक्टर स्पेस का एक सबसेट उठाया है, देन इस सेट S को मैं कब बोलूंगी कि ये मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है V का। मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट कब बोलूंगी इसको, कि एक तो S का कोई भी सबसेट, मतलब कोई भी छोटा सेट, सॉरी मैक्सिमल है, मैक्सिमल मतलब सुपर सेट, हाँ। तो इफ नो सुपर सेट ऑफ S अदर देन S इटसेल्फ इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो वो क्या बोल रहा है, किसी भी सबसेट S ऑफ वेक्टर स्पेस V के मैं कब बोलूंगी इसको मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, जब एक तो S खुद कैसा होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होना चाहिए, और S का कोई भी सुपर सेट, मतलब S से बड़ा सेट कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपने एक S उठाया है कोई भी v1 v2 v3,
तीन वेक्टर्स की हेल्प से आपको क्या मिल गया है, एक एल आई सेट मिल गया है, ठीक है। और फिर एस से बड़ा सेट, एस का सुपर सेट क्या होगा, जिसमें ये एलिमेंट्स तो हो और इसके अलावा कोई आपको और एलिमेंट्स मिल रहे हैं एक्स्ट्रा, जितने भी 2 3 4 वट, फिर वो सेट क्या नहीं होना चाहिए, एल आई नहीं होना चाहिए। मतलब एस जो है वो खुद में सबसे बड़ा एल आई सेट अगर हो गया है तो मैं उसको क्या बोलूंगी, मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। अब देखो इसके बेस पे एक थ्योरम भी है कि अगर V कोई मेरा फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है, देन एनी मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V इज अ बेसिस ऑफ V। तो वो बोल रहा है अगर किसी फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस के लिए आपको एक मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट मिल गया है, मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट मतलब ये ऐसा सेट है कि ये खुद लीनियरली इंडिपेंडेंट है और इसको कंटेन करने वाला कोई बड़ा सेट कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं बन रहा है, तो ये जो सेट है ना वो खुद में क्या बन जाएगा, V की बेसिस बन जाएगा, ठीक है। बेसिस बनाने के लिए आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि S ने V को स्पैन ऑन कर दिया है, क्योंकि S अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट तो हो ही गया, तो बस अगर वो स्पैन ऑन कर जाएगा तो S को आप क्या बता सकते हैं, V की बेसिस। तो देखिए इसका प्रूफ सिंपल सा है, तो हमें बस एक S उठाना है जो कि कैसा होगा, मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लेट S इज इक्वल टू V1 V2 Vn बी अ मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट एंड V शो दैट। अब मुझे बस क्या शो करना रह जाएगा, अगर मुझे S को बेसिस प्रूफ करना है तो S को मुझे क्या शो करना है कि S ने V को स्पैन कर दिया है, मतलब L ऑफ S किसके इक्वल दिखाना है, V के इक्वल दिखाना है, ठीक है। नाउ सिंस S क्योंकि मेरा मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट तो होगा ही होगा, सिंस S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट एंड S V में कंटेन्ड भी है, therefore the set L of S of all the linear combinations of the element of S also lie in V, है ना। L of S तो हमेशा कंटेन करेगा ही करेगा V में, क्योंकि अगर S हमारा कोई भी सबसेट है, वैसे जनरल बात ही होती है, अगर कोई S सबसेट है तो जो लीनियर कॉम्बिनेशंस होते हैं S के जितने भी पॉसिबल, L of S वो हमेशा V में कंटेन करता है, ठीक है। फर्दर एज S इज इक्वल टू V1 V2 Vn इज अ मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट फॉर एनी V बिलोंग्स टू V, V1 V2 Vn V इज LD। वो क्या बोल रहा है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया आपको S क्योंकि मेरा मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है जिसमें क्या क्या एलिमेंट्स है, V1 V2 Vn, तो वो बोल रहा है अगर मैं इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट V ले आऊं और V इसमें जोड़ दूं तो मेरा सेट क्या बन जाएगा, V1 V2 Vn V। तो ये सेट पक्का कैसे होना है, लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि तभी तो मैं बोल रही हूँ S कैसा है, मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब ये खुद में सबसे बड़ा LI सेट है, इससे बड़ा कुछ और बनाने जाओगे तो वो हमेशा LD बनेगा। तो अगर मैंने V एलिमेंट एक और इसमें जोड़ दिया है S के अंदर तो V1 V2 Vn V कैसे सेट होगा, पक्का लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट है इसका मतलब क्या होगा, देयर एग्जिस्ट स्केलर्स A1 A2 AN A नॉट ऑल 0 सच दैट इन सबका लीनियर कॉम्बिनेशन किसके इक्वल होगा, 0 के, है ना। LD की कंडीशन लगा दी इस पे, तो A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस अप टू सो ऑन AN Vn प्लस AV इक्वल टू 0, ठीक है। तो सभी स्केलर 0 नहीं होंगे, A1 A2 AN A। फिर से देखो दो केस बनाओगे, इफ A इज 0, वही बात, अगर तो A 0 हो गया ये वाला स्केलर तो आपको क्या मिल जाएगा, A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस AN Vn इक्वल टू 0, वेयर A1 A2 AN नॉट, मतलब ये जो सभी स्केलर्स हैं वो नॉट ऑल 0, बट ये करने से तो V1 V2 Vn क्या बन जाएंगे, LD, बट आपके V1 V2 Vn तो क्या है, LI, तो ये वाला केस तो आपका पॉसिबल है नहीं, क्योंकि बिकॉज S is Li, thus A1 equal to A2 equal to AN equal to 0, which is contradictory to the fact that not all of A1 A2 AN are 0, है ना, बहुत बार कर चुके हैं। तो सेकंड केस क्या है, या तो फिर A को 0 होना चाहिए, A तो 0 हो नहीं रहा है, सेकंड केस क्या बचता है, A को नॉन 0 होना चाहिए। जैसे ही A नॉन 0 हुआ तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, AV इक्वल टू सब कुछ टर्म्स वहाँ ले जाओ और फिर ये जो A मल्टीप्लाई का होगा वो सबसे डिवाइड में ले जाऊंगी, तो इस इक्वेशन से V की वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस A1 बाय AV1 प्लस माइनस A2 बाय AV2 प्लस अप टू सो ऑन माइनस AN बाय A इंटू VN। तो यहाँ से V क्या था, एक जर्नल एलिमेंट कोई भी आपने V का उठाया था, है ना, कोई भी रैंडम एलिमेंट उठा के चले थे V का, वो क्या लिखा गया है, V1 V2 Vn के लीनियर कॉम्बिनेशन में, क्योंकि ये सब तो क्या है, स्केलर्स हैं। तो यहाँ से क्या आ गया है, दिस इंप्लाइज V इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स ऑफ S एंड सो V किसको बिलोंग कर गया, फिर लीनियर स्पैन ऑफ S, ठीक है। तो दस फॉर एनी V बिलोंग्स टू V वी हैव V बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ S, देयरफॉर पूरा का पूरा V किस में कंटेन हो जाएगा, L ऑफ S में। एक रैंडम एलिमेंट V उठाया V में से और वो चलते चलते V किसको बिलोंग कर गया, L ऑफ S में से। तो आपका जो V वेक्टर स्पेस है वो पूरा किस में कंटेन्ड है, L ऑफ S में, बट L ऑफ S खुद किस में कंटेन्ड होता है, V में। तो यहाँ से दोनों मिला करके क्या मिल गया, V इज इक्वल टू L ऑफ S, मतलब S ने पूरा का पूरा V को स्पैन भी कर दिया है और S LI भी है, इसका मतलब S क्या बन गया आपका, बेसिस ऑफ V।
सिमिलरली नेक्स्ट है मिनिमल जनरेटिंग सेट। एक हमने क्या पढ़ा है, मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, अब हम पढ़ रहे हैं मिनिमल जनरेटिंग सेट। वो क्या बोल रहा है, किसी भी सबसेट S ऑफ वेक्टर स्पेस V को हम कब बोलेंगे कि वो मिनिमल जनरेटिंग सेट है। डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है ना, वर्ड से, मिनिमल जनरेटिंग सेट। इफ पहला तो S खुद क्या करना चाहिए, जनरेट करना चाहिए सेट ऑफ V को, मतलब जो लीनियर स्पैन है S का वो पूरा किसके बराबर होना चाहिए, V के। और सेकंड, V कैनॉट बी जनरेटेड बाय एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ S, मतलब कि S क्या होना चाहिए, सबसे छोटा जनरेटिंग सेट यही है, मतलब इससे छोटा कोई और नहीं मिलेगा। तो V कैन नॉट बी जनरेटेड बाय एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ S, S के कोई भी छोटे सबसेट से V क्या नहीं होना चाहिए, जनरेट नहीं होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन होती है मिनिमल जनरेटिंग सेट। तो मिनिमल जनरेटिंग सेट मतलब सबसे छोटा जनरेट करने वाला सेट किसको, वेक्टर स्पेस V को, उससे छोटा, उससे उसका सबसेट कोई और ये काम नहीं करेगा। तो ये डेफिनेशन होगी मिनिमल जनरेटिंग सेट की। फिर थ्योरम आ रही है फिर से कि मिनिमल जनरेटिंग सेट, फिर से वही बात कि अगर आपको किसी फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस के लिए एक मिनिमल जनरेटिंग सेट मिल गया है तो वो भी क्या बन जाती है, हमेशा वेक्टर स्पेस की बेसिस। तो इसका जो प्रूफ है ये अब आप खुद करेंगे। ये बिल्कुल जो आपकी एग्जिस्टेंस थ्योरम थी 2.12, इसका जो प्रूफ था जो मैं करा चुकी हूँ, बिल्कुल इसके प्रूफ पे डिपेंड है, सेम इसका ही प्रूफ करना है इसमें। और लास्ट में जाकर के थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाएगी आपको। तो ये जो थ्योरम आप खुद रीड करके रखेंगे और इसका प्रूफ खुद करके रखेंगे। तो 2.17 थ्योरम तक आज हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम ये डेफिनेशन करेंगे आगे, बहुत इंपॉर्टेंट, डायमेंशन। और जो दोनों थ्योरम है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।